स्वागत है आपका एंट्रोपी के लेक्चर में। इस लेक्चर में जो हमने पिछले लेक्चर में जो चर्चा की थी एंट्रोपी के बारे में, उसके आगे की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने ये डिफ़ाइन किया है कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, और इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी चेंज इन एंट्रोपी के बारे में हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, कैसा उसका रिलेशन बाकी टेम्परेचर प्रेशर से है, और ख़ास तौर पे आइडियल गैस के लिए कैसा रिलेशन निकल के आता है एंट्रोपी का, उसके बारे में जानेंगे। बट शुरुआत करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि एंट्रोपी एक्चुअली है क्या। एक तो हमने बताया एंट्रोपी क्लॉसेस इनइक्वालिटी से रिलेशन निकाला, बट एंट्रोपी को आप ध्यान से सोचें तो एंट्रोपी हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि डिसऑर्डरनेस से जोड़ते हैं। और जैसे सॉलिड को अगर मेल्ट किया तो लिक्विड बना, लिक्विड से अगर और हीट अगर मैं अपने ट्रांसफ़र किया तो वो वेपराइज हो गया, वेपर बना। और इस तरह से हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है। तो गैस में आमतौर पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी, लिक्विड में थोड़ी कम होगी और सॉलिड में और कम होगी। तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और जितना आपका हीट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव करेंगे और डिसऑर्डरनेस बढ़ते चला जाएगा, और एंट्रोपी उसके हिसाब से बढ़ते चले जाएगी। तो ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि आप ये इंट्यूशन आपका मन में ऑटोमेटिकली आता होगा कि अगर ज़्यादा कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, चाहे गैस की तरह देखा जाए या जो चीज़ ज़्यादा मूव कर रही है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने दिखाया कि एंट्रोपी जो है सॉलिड की कम है, और जैसे जैसे आप बढ़ती चली जाती है फेज़ चेंज होती जाती है। मतलब अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीट या हीट यूज़ कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, लिक्विड से गैस में, तो एंट्रोपी उसकी बढ़ रही है। बट ये एक डिसऑर्डरनेस है इसमें, जितना मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है एंट्रोपी। ख़ास तौर पे चूँकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर से उधर मूव करेगी, तो जितना ज़्यादा एंट्रोपी है उसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनर्जी उसकी यूज़फुल है। जैसे यहाँ पे एक ख़ास तौर पे ये है कि अगर दिशा किसी भी दिशा को यूज़ करें, अगर एनर्जी लगाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स इधर उधर से मूव कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लोड पे या कोई काम पे। इसीलिए दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट में मॉलिक्यूल्स के में दिशा का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एनर्जी का ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको यूज़फुल बनाना चाहें, उसे काम उससे करना चाहें। तो अगर ये रैंडम है, जैसे यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे खींच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे खींच रहे हैं, आपका लोड जो है कहीं से कहीं चेंज नहीं हो रहा है, मूव भी नहीं कर रहा है। तो कितना भी आप लार्ज जगह एनर्जी लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम हो सकता है। एनर्जी का जो है, जो मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शंस, चाहे वो एनर्जी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट्स कम होने लगता है, और इस तरह से हम कहते हैं कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो परफेक्ट ऑर्डर है, मॉलिक्यूल्स कहीं से मूव नहीं करते हैं, उसके जो वाइब्रेशंस है वो भी सप्रेस हो जाते हैं। तो उस तरह से मानते हैं कि ये कंप्लीट टेम्परेचर जब ज़ीरो हो जाता है तो एंट्रोपी उसकी ज़ीरो होगी। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम एंट्रोपी को मानते हैं ज़ीरो। तो ये रेफरेंस कंडीशन भी हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं और कोई भी थर्मोडायनामिक कंडीशंस लेके आते हैं, जैसे कि ये आइसोलेटेड है और नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, इनिशियल टेम्परेचर हमने फिक्स करके इसे आइसोलेट कर दिया है, तो इस कंडीशन में एक एनर्जी निकल के आएगी, फाइनल कोई एनर्जी निकल के आएगी जो सिस्टम की होगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स इधर हैं अंदर, वो तो मूव करते रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर है आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी है, तो मूव करती चली जाएगी। तो किसी भी इंस्टेंट में आपका कई कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा, और ये कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, और सबकी कंडीशन सेम होगी, एन वी टी। इसका नंबर पार्टिकल भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स होगा, और एक एनर्जी भी फिक्स होगा, उसका एवरेज एनर्जी।
तो कहने का मतलब इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स जो कॉन्फ़िगरेशंस है, कई तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। और यही बोल्ट्जमैन ने बहुत पहले ये रिलेट किया था कि एंट्रोपी जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी अगर नंबर ऑफ़ कॉन्फ़िगरेशंस जो है बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है, तो गैस की चूँकि टेम्परेचर भी ज़्यादा होगी और वो मूव भी कर रही है, तो कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर सकती है, वो पा सकती है। इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो जो रिलेशन है एंट्रोपी का, वो एक कॉन्फ़िगरेशन से है। तो कई बार हम लोग कहते हैं माइक्रोस्टेट, जैसे ये एक माइक्रोस्टेट हो गया, ये दूसरा हो गया, इसी तरह से कई हो सकते हैं, कई माइक्रोस्टेट हो सकते हैं। अब ये देखा जाए तो माइक्रोस्टेट इन बहुत ही लार्ज अमाउंट पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। और क्रिस्टल के केस में आप देखें तो है ही नहीं माइक्रोस्टेट, सपोज एक ही है इस केस में, क्योंकि क्रिस्टल मूव ही नहीं कर सकते हैं, एक ही है। तो एक जब होगा तो हम कह रहे हैं एंट्रोपी 0। तो कहने का मतलब ये रिलेशन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है। जब आपका ये ओमेगा 1 है तो ये एस आपका 0 है, और ओमेगा आपका जो है वो बढ़ते चले जाता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते चले जाता है। तो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, सॉलिड में और कम होगा। तो ये एक नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, आप अपने पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स को प्लेस कर सकते हैं सिस्टम में, जिससे कि आपके कंडीशन जो है मीट कर रहे हैं, जैसे एनवीटी, यह निकल के आता है। ये कॉन्सेप्ट आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है। और यहाँ पे ये जो रिलेशन है एस जो है, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के ln ओमेगा, ये निकल के आता है आपको। इस रिलेशन को कहते हैं बोल्ट्जमैन रिलेशन, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन ने किया था, तो इसमें कि के जो वैल्यू है वो आपका ये 1.380 इंटू 10⁻23 जूल्स पर केल्विन है। और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड जो हम लोग एनर्जी है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस केस में आप देखिए एक रोटेटिंग शाफ्ट है, ठीक है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ये चूँकि फॉर्म में है एक ही, ये आपका मूवमेंट अगर रोटेट कर रहे हैं तो एक ही दिशा में सब पार्टिकल्स और पूरा शाफ्ट जो है मूव करता है। तो रोटेटिंग शाफ्ट जब है, इसमें जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो है उसी दिशा में, उसी ओरिएंटेशन में ये घूम रही होती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो इसका हम यूज़फुल काम कर पाते हैं। जैसे कि इस केस में ये वेट जो है जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये राइज होता है, मतलब आप उठा सकते हैं इसे। और इस वजह से कोई भी डिसऑर्डरनेस क्रिएट नहीं हो रहा है, और इसमें मान रहे हैं कि फिक्शन नहीं है, तो कोई भी डिसऑर्डरनेस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि वर्क जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने वर्क किया है, ये वर्क जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड है फॉर्म में ऑफ एनर्जी है, और ये डिसऑर्डर और एंट्रोपी से फ्री है। तो सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वर्क जो हमने किया है, वर्क एक हो गया ऑर्गेनाइज फॉर्म है एनर्जी में, जिसमें कि ये फ्री ऑफ डिसऑर्डर और एंट्रोपी, मतलब ये डिसऑर्डर और एंट्रोपी से फ्री है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा ये कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र जब वर्क के माध्यम से हो रहा है, जैसे इस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है वेट की, तो कोई एंट्रोपी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर वर्क के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इसमें, ऐसे केस में। तभी आप नोटिस करिए जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी हमने यूज़ किया था, और जब हमने कहा था कि जब इंटरनल रिवर्सिबल होगा तो ds जो चेंज है ds वो हम del Q बाई T से कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि वो हीट से कनेक्टेड है, वर्क से नहीं है। तो वर्क के साथ कोई भी एंट्रोपी एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब यही एक ले लीजिए, एक और ढंग से, डिफरेंट ढंग से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिफरेंट ढंग का काम किया। इसमें ये है कि वर्क, यहाँ पे भी शाफ्ट है, लेकिन ये पैडल व्हील है, यहाँ पे ये घूम रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हमने कोई एडिशनल वेट नहीं उठाया। तो इसके इसमें पैडल व्हील वर्क है आपका। इसमें ये पैडल से हम कोई जो वर्क कर रहे हैं उसमें किसी का हाइट इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि गैस है, गैस ऑलरेडी आपका डिफ्यूज्ड है, और इसमें हम लोग कर रहे हैं कि वर्क को हम इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग रोटेट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और
यहाँ पे जो प्रीवियस था वो ये था कि इस पैडल से हम इस वेट का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। ये अलग था, इसमें हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म से हमने प्रॉपरली रेस किया इसका वेट को। तो ये इस टाइप के जो चीज़ है वो जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी भी और वेट भी। और दूसरे केस में हमने क्या किया कि इसका इंटरनल एनर्जी जो हम इस वर्क को कन्वर्ट किया, इस जो वर्क से इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट किया, और ऐसे में क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। तो यहाँ पे एक तरह से जो ऑर्गेनाइज वर्क है, जो कि ये शाफ्ट वर्क है, ये ऑर्गेनाइज वर्क है, ये कन्वर्ट हो गया डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में। और ऐसे केस में क्या होगा कि भाई आपका एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गया डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में, और उससे अगर आप यूज़फुल वर्क निकालना चाहिए तो कुछ ही पोर्शन आपको निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और वो आपको लगाने के लिए, निकालने के लिए आपको हीट इंजन यूज़ करना पड़ेगा। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आपने जो ट्रांसफ़र किया एनर्जी को इस तरह से, तो एनर्जी की जो क्वालिटी है वो थोड़ी डिग्रेड हो गई, बिकॉज आपका एक ऑर्गेनाइज फॉर्म था, उसको अपने इंटरनल एनर्जी में किया तो एक तरह से डिग्रेड हो गई। जबकि दूसरे केस में जब आपने किया उसमें ऐसा नहीं था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपका जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था उसमें। ठीक है, तो एक अलग सा एक थॉट प्रोसेस और एग्जांपल्स हैं इसमें जो कि आपको नोटिस किया होगा, लेकिन उसमें इस ढंग से सोचा नहीं होगा, तो इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि एंट्रोपी इन जनरल, जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है आपकी क्वालिटी जो है वो भी चेंज होती है। जैसे क्वांटिटी एनर्जी का तो कंजर्व्ड है, लेकिन क्वालिटी जो एनर्जी की क्वालिटी है वो कंजर्व नहीं है, और क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें हायर क्वालिटी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो उस पर ध्यान दिया जाए। अब जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम कहते हैं कि अगर हॉट बॉडी से जो टेम्परेचर 80 डिग्री है, इससे अगर आप कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं कुछ हीट, चाहे वो 10 किलो जूल से क्यों ना हो, तो हॉट बॉडी की जो एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज़ करेगी, तो क्योंकि आपने हीट ट्रांसफ़र किया। और कोल्ड बॉडी की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ करेगी। पर किसकी ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी? वो कोल्ड बॉडी की इंक्रीज़ करेगी, जिससे कि टोटल अमाउंट ऑफ जो एंट्रोपी ट्रांसफ़र हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो पॉजिटिव रहे। तो लोअर टेम्परेचर पे आपकी एंट्रोपी ज़्यादा निकल के आई। इसका मतलब आपका ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है 10 किलो जूल्स जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी क्वालिटी आपने कम कर दी। अगर वो हॉट बॉडी पे रहती वही 10 किलो जूल्स, तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती, उसका ज़्यादा हम यूज़ कर सकते थे काम में। जबकि कोल्ड बॉडी में वही 10 किलो जूल्स जो एनर्जी है, उसको उसकी एंट्रोपी बढ़ने की वजह से आप उसका इतना क्वालिटी इसकी कम हो गई, और उसकी वजह से आप इतने यूज़ नहीं कर सकते, आप उसका यूज़फुल वर्क नहीं बना सकते हैं इतना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो इसी को हमने यहाँ पे समराइज़ किया है कि हीट जो है, जो ट्रांसफ़र होता है, वो एक डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है। ठीक है, और वही जो आपका जो वर्क है वो ऑर्गेनाइज एनर्जी है, राइट। तो अगर हीट ट्रांसफ़र के में आपका नेट एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगा। एंट्रोपी जो कोल्ड बॉडी की वो ज़्यादा होगी एंट्रोपी हॉट बॉडी की से। और इस प्रोसेस में जो हमने प्रोसेस यहाँ पे बताया है, इस प्रोसेस में आपकी जो है 10 किलो जूल्स का जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है, वो उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि इफ़ेक्टिवली इसकी एंट्रोपी ज़्यादा हो गई उस बॉडी में। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अभी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि TDS रिलेशन कैसे निकालें इसका। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये कंसिडर करेंगे कि हमने जो कंसिडर, जैसे हमने रिलेशन पहले निकाला, DS इज इक्वल टू del Q बाई T, इंटरनल अगर रिवर्सिबल है तो ये रिलेशन निकल के आया था। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ से अगर शुरू करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि del Q इंटरनल रिवर्सिबल, ठीक है, माइनस del W ये बस ये बता दें कि ये जो फर्स्ट लॉ है, ये इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है, बट मान के चले कि सिस्टम में इंटरनल रिवर्सिबल है, और ऐसे में del Q जो हीट इन माइनस वर्क आउट जो है
ये अगर किया जाए तो ये आपका डी क्यू इस तरह से डिफाइंड होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब इसको हम लिख सकते हैं ये कि ये बाय डेफिनेशन टी डी एस हो गया, और ये बाय डेफिनेशन बाउंड्री वर्क को लेके कह सकते हैं पी डी वी होता है कि नहीं। सो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये यूनिट हो जाएगा किलो जूल्स। अब इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, अगर हम पर यूनिट मास कह देते हैं तो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये आपका हो गया किलो जूल्स पर के जी। ये पहला रिलेशन हो गया, एक तरह से ये रिलेशन पहला है। इसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि गिव्स फर्स्ट रिलेशन कहते हैं टी डी एस का गिव्स फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। अब इसको अगर आप इंथाल्पी यूज़ करते हैं, जब फ्लो सिस्टम आ जाता है तो इंथाल्पी को हम U प्लस पी वी कहते हैं। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब ये आपका आ जाता है टी डी एस यहाँ से। तो ये दूसरा रिलेशन निकल के आता है जो कि इंथाल्पी पे डिपेंडेंट है। तो ये हो गया आपका टी डी एस जो है डी एच माइनस वी डी पी। ये टी डी एस है, तो टी डी एस हमको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, और ये निकल के आया ये। तो ये हो गया दूसरा रिलेशन। ये रिलेशन में आप नोटिस कीजिए कि पहले रिलेशन में U है और दूसरे रिलेशन में H है, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस हो गए हैं जो कि आपका गिव्स सेकंड रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन है। तो ये दो रिलेशन को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है एंट्रोपी का डिफरेंस। तो डी एस पहले रिलेशन से आ जाएगा। ये अगर टी को डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो डी एस आ गया डी यू बाई टी प्लस पी डी वी बाई टी, और दूसरे रिलेशन से आ गया डी एच बाई टी माइनस वी डी पी बाई टी, ठीक है। ये आपको निकाल के आएगा डिफरेंशियल चेंजेस, जो स्मॉल चेंजेस होंगे एंट्रोपी के, उससे आप निकल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो ये U है, ये H है। तो ये आपके दो रिलेशंस हैं जो कि काम के हैं। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन से आप जो हमने निकाल रहे हैं, इससे आप इसको आप सॉलिड में भी अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड में भी अप्लाई कर सकते हैं, गैस में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज हमने कहीं भी ये अजम्पशन तो लिया नहीं कि जो स्टेट है, सिस्टम है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है। बट अगर आप सॉलिड लिक्विड कंसिडर करते हैं तो ये आप अज्यूम कर सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि भाई इनकी जो वॉल्यूम है वो तो कंप्रेस होगी नहीं, तो उन्हें मान सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है। ऐसे केस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो कह सकते हैं। तो जो सेकंड टर्म है आपका, वो आपका गायब हो जाएगा। ये कह के आप इसको सीधा ऐसे कह सकते हैं कि ये डी एस इज इक्वल टू डी यू बाई टी। और हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन और हीट कैपेसिटी हमने जब पढ़ा तो कहा था कि सॉलिड और लिक्विड को आप चाहे यू हो, चेंज इन यू हो या चेंज इन एच हो, आप इसे बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं एक हीट कैपेसिटी सी डी टी। तो डी यू को हम लिख सकते हैं सी डी टी, ये हीट कैपेसिटी हो गया। और तो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया डी एस इज इक्वल टू सी डी टी बाई टी। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में अगर हम इनकम्प्रेसिबल मान के चले, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट मान सकते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो चाहे वो हीट कैपेसिटी जो कांस्टेंट प्रेशर में हो या वॉल्यूम में, उसे हम सी कह सकते हैं। ऐसे केस में डी यू इज इक्वल टू सी डी टी होता है। तो इसको फिर हमने यहाँ पे लिखा। अब अगर इसे निकालना है हमें चेंज इन एंट्रोपी, तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल के आएगा S2 माइनस S1, और ये 1 से 2 C जो है उस टेम्परेचर के फंक्शन में होगा सी डी टी। इसको हम मान भी सकते हैं कि C एवरेज है। C एवरेज किसका? 1 और 2 के बीच का टेम्परेचर। तो T2 और T1 का एवरेज ले सकते हैं और उस पर आप C निकाल लीजिए और ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो एक तरह से ये आपका लिक्विड और सॉलिड के लिए निकल के आता है। C एवरेज ln
T2/T1, ठीक है। अगर मान के चले कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तो S कांस्टेंट हो जाएगा, S2 - S1 0 हो जाएगा। ऐसे केस में T2 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब T कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइसेंट्रोपिक जब अगर प्रोसेस लेते हैं तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए, जैसे लिक्विड और सॉलिड है, वो तब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर निकल के आएगा, ठीक है। तो अब ख़ास तौर पे हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो गैस से रिलेटेड रहेगा, जब हम बात कर रहे होंगे इस टाइप के एंट्रोपी चेंज में। और बाद में हम ऑफकोर्स लिक्विड भी ले सकते हैं वर्किंग फ्लूइड की, तो उसके लिए टेबल्स बनी हुई हैं, और गैसेस के लिए भी टेबल बनी हुई हैं, वो हम बताएंगे। A17 और बाकी जो 1-2 और टेबल्स हैं वो ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग गैस लेते हैं, तो पर्टिकुलरली आइडियल गैस लेते हैं, तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, PV = RT हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे में नोट कीजिएगा कि फॉर गैसेस में DU CVDT होता है, DH CPDT होता है। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग वही रिलेशन निकालते हैं जो हम लोग 2 रिलेशन निकाले थे, TDS और TDS के 2 रिलेशन, पहला और दूसरा। पहला वाला U पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा वाला H पे। पर नोट कीजिएगा ये एक्सप्रेशन ये चेंज हो जाता है दूसरे केस में, पहले और दूसरे केस में, और साइन पे भी नोट कीजिएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप इस वाले चीज़ को देखें, केवल फर्स्ट रिलेशन को, तो DU को हम लोग लिख सकते हैं CVDT, तो ये आ गया CVDT/T। और PDV को हम लिख सकते हैं, बिकॉज DV को हम लिख सकते हैं, P को हम लिख सकते हैं RT/V, ठीक है। और तो ये आ गया आपका RT/V, और T आपका कट गया और DV ये है, तो T है ये कट जाता है, तो R/V आ गया और DV आ गया, तो ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं तो S2 - S1 लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में आपका पहला टर्म और दूसरे टर्म में आपका Rln V2/V1 आ जाएगा, बिकॉज इसको इंटीग्रेट जब करेंगे इस वाले टर्म को तो ये निकल के आएगा। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये एक एक्सप्रेशन ये निकल के आया आपके फर्स्ट रिलेशन से। इसी तरह से जो है दूसरा रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं, वो DH को आप CPDT कह सकते हैं, और V को जैसे मैंने कहा वैसे RT/P कह सकते हैं इस केस में। अब यही रिलेशन आपने नोट कीजिए, यही किया है इसमें। और जब वापस अगर यहाँ पे करें तो ये वाला दूसरा रिलेशन में S2 - S1 1 to 2 CPDT/T - Rln P2/P1, तो ये रिलेशन निकल के आता है। अब इससे आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। किसी भी प्रोसेस में आपके पास अगर टेम्परेचर दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है और चेंजेस हो रहे हैं, तो आप CP या CV डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा किस टाइप का प्रोसेस है, इन दोनों में से कोई भी रिलेशन निकाल के आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। तो ये समरी हो गई, ठीक है। अब इसको भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट करें तो जैसे कि हम लोग मान के चले कि इसी टेम्परेचर में एक एवरेज लेके चले कि भाई CV जो है वो एक कांस्टेंट मान के चले, लेकिन एवरेज जो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में या स्टेट पॉइंट 1 और 2 के बीच में, तो ये निकल के आता है, ओके। तो सिमिलरली हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में CV एवरेज है, इस केस में CP एवरेज है। तो ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है, ऐसे में आसान हो जाता है कई बार, लेकिन बाद में चेक भी कर सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब ज़्यादा होगा तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसका यूनिट पे भी ध्यान दीजिए, इसे kJ/kg/Kelvin, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका स्टेट पॉइंट 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर T1 और T2 है, तो इसका मिडिल एवरेज हमने T एवरेज ले लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने CP एवरेज ले लिया, ठीक है। तो ये आपका काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट हुआ। तो और इसी पे आप इंटीग्रेट करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस है तो मतलब T1 और T2 के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, कम दूरी है, तो आराम से ये अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को आप पर मोल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने kg लिखा हुआ है, पर मोल भी कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें किलो मोल आ गया, तो उसमें हम लोगों ने ये बार लगा दिया है, जो कि हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके सिमिलर सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं। और R भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। ये U हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ गया इसमें, है ना। अब इसमें एक और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हम लोग
टेम्परेचर ज़ीरो जो है वो रेफरेंस के माध्यम से अगर यूज़ करते हैं तो S2 में आपका S2 माइनस S1 में S1 आपका ज़ीरो हो गया और टेम्परेचर T1 आपका ज़ीरो है और T है, तो ये आपका CP/T याद निकल के आता है। तो ये वाला रिलेशन, स्पेसिफिकली रिलेशन जो है, जो कि हम इसे S0 कहेंगे, कि S0 को हमने डिफाइन कर दिया 0 to T, ये वाला टर्म, ठीक है। दूसरा टर्म हमने नहीं किया है, तो ये वाला टर्म को स्पेसिफिकली हम लोग रेफरेंस के तौर पे कहते हैं कि भाई आप केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से T जा रहा है, तो और इसको हमने कह दिया S0। तो ये बाय डेफिनेशन मान के चलिए, ठीक है। तो अगर आप बाय डेफिनेशन मान के चले तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन को, जिसमें कि 1 to 2 है, जहाँ पे एक रेफरेंस टेम्परेचर भी दिया हुआ है, उसको आप S2 माइनस S1 भी कह सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो है एक 0 के केल्विन के रेफरेंस में आएगा। और इसी तरह का ये डेटा जो है वो आपके A17 के टेबल पे दिया गया है, जो कि S0 पे है। तो यहाँ पे S0 का मतलब रेफरेंस जो है वो 0 केल्विन पे है। तो ये एब्सोल्यूट इंट्रोपी निकाला गया, और इसका फ़ायदा क्या है, सीधा गैस से आप निकाल सकते हैं कोई भी डिफरेंस हो। तो आप यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोपी डिफरेंस निकालना है तो आपको 310 और 320 के बीच में, तो आप सीधा इसके डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये आपको थोड़ा आसान कर दिया काम। और इसका फ़ायदा क्या है, ये आप जो है सीधा ये वाला रिलेशन जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला सेकेंड फर्स्ट टर्म को आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, S2 माइनस S1। और दूसरा वाला जो टर्म है वो वैसे का वैसे रहेगा, जो कि प्रेशर डिफरेंस बता रहा है आपको, प्रेशर वेरिएशन का कंट्रीब्यूशन बता रहा है वो। और ये आपका यूनिट मास है, अगर आपको मोल में लिखना है तो वही आपका बार आ जाता है, और आपका गैस कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो एक तरह से ये टेबल को यूज़ कर के आपके एक्सप्रेशंस को निकाला गया है, जो एंट्रोपी डिफरेंस निकालने के लिए, चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए। और इसमें भी नोट कीजिएगा कि ये आइडल गैस की ही बात कर रहे हैं हम। ये पूरा एक्सप्रेशन जो आइडल गैस का पे डिपेंड करता है, ओके। और पहला दूसरी चीज़ है कि S0 जो है केवल टेम्परेचर पे हम नोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं एसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जो हमने पहले भी किया था कि जब हमने सॉलिड और लिक्विड कंसिडर किया, तो जब हमने कहा एसेंट्रोपिक प्रोसेस है इनकम्प्रेसिबल में, तो निकल के आया टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब आइडल गैस पे सेम चीज़ कंसिडर करते हैं कि अगर एसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो फिर क्या कंडीशन निकल के आएगी। सो एसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमने फिर एग्जांपल ये के तौर पे ये वाला एक्सप्रेशन लिया, जो दो ही एक्सप्रेशन है, हमने केवल ये वाला कंसिडर किया अभी। और यहाँ पे ये अगर इक्वल कर देते हैं, चूँकि एसेंट्रोपिक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एसेंट्रोपिक है, इसका मतलब आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसका मतलब S2 माइनस S1 0 है, तो ये निकल के आता है, ठीक है। अब इसमें आप इसको रीअरेंज करिए, तो V1/V2 R/C1 आएगा, R/CV आएगा। अच्छा, आपको आइडल गैस में पता है कि CP जो है वो आइडल गैस में CP = CV + R है, तो CP - CV = R है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और K जो है वो रेशियो निकालते हैं CP/CV, तो वही यहाँ लिखा है। अब इसी को हमें यूज़ करना है, इसी का रीअरेंजमेंट हम करेंगे। तो नोट कीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि R/CV चूँकि यहाँ पे है, ये निकल के आएगा K-1, ठीक है। तो T2 लॉगरिथमिक टर्म है, तो T2/T1 कांस्टेंट जो है वो निकल के आता है V1/V2 K-1, तो ये यहाँ से निकल के आया। अब इसी का आइडल गैस है, तो इसी को आप रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि PV = RT मान के फॉर सेम गैस लेते हैं, तो P1V1 = RT1। अब यह है कि P2V2 = RT2। अब इसी का आप अगर डिवाइड करते हैं ये, तो आप कई रिलेशन निकल सकते हैं इसमें से, P1V1 P2V1V2 = T1T2, इस तरह से कई रिलेशन निकाल सकते हो, आपको रीअरेंजमेंट कर सकते हो। तो T2/T1 को आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं P1 और P2 और V1 और V2 के बीच में। सिमिलरली V1 और V2 को भी आप कर सकते हैं चेंज, तो वही एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है। अगर आप V1 V2 का इसको चेंज करें, तो आप इसको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये रिलेशन जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक
और रिलेशन भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ये भी शो कर सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर रिलेशन निकल के आ जाता है कि ये पार्ट और ये पार्ट निकल के आएगा, और इफेक्टिवली हम ये शो कर सकते हैं कि T2/T1 जो है वो ये है और P2/P1 जो है वो ये रिलेशन है। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है इसको समराइज अगर करें तो ये स्टेप से निकल के आता है कि T2/T1 एस कांस्टेंट, एंट्रोपी जो कांस्टेंट है वो P2/P1 K1 - 1 डिवाइडेड बाई K, और यही चीज़ आपके V1/V2 K-1 निकल के आता है। तो यही जो रिलेशंस है। ठीक है, तो इसको मैंने प्रॉपर्ली डिराइव नहीं किया है, इसको आप खुद कर सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है ये वैलिड है आइडियल गैस के लिए और एसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, और हीट कैपेसिटी हमने इसे कांस्टेंट माना है, तभी ये C कांस्टेंट माना है। तो ये तीन कंडीशंस के लिए हैं, और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये निकल के आता है सिंप्लीफिकेशन की तरफ पे कि ये आप शो कर सकते हैं कि आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है आइडियल गैस में, जब एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट हीट कैपेसिटी कंसिडर करते हैं, तो हम T ये कंसिडर कर सकते हैं कि TV⁻ K-1 वो कांस्टेंट है या ये कांस्टेंट है, सब एक ही रिलेशन है, या PV⁻K कांस्टेंट है। तो तीनों का तीनों रिलेशन जो है, ये तीनों रिलेशन जो है वो आपको बताता है कि ये S कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, और C कांस्टेंट मान के चल रहा है, कांस्टेंट हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन निकल के आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में। तो अगर कोई आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि भाई आइडियल गैस है, इसका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम ये दी हुई, और फाइनली दूसरा जो कंडीशन अगर दिया हुआ है एक पर्टिकुलर वेरिएबल, तो आप बाकी जो अननोन वेरिएबल है उसको आप जो कैलकुलेट नहीं किए उसको निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से, अगर K दी हुई है तो, या आपको CP/CV का रिलेशन पता है, जैसे कि कई गैसेस में पता होगा, या टेबल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही वैल्यूबल एक्सप्रेशंस होते हैं, और ये आइडियल गैस के लिए काफ़ी यूज़फुल है कैलकुलेट करने के लिए। अब ये लेक्चर को क्लोज करने से पहले एक एग्जांपल ले लिया जाए। इस केस में हम लोगों ने क्या किया है कि एयर जो है वो कंप्रेस किया है, इनिशियल स्टेट 100 kPa 17 डिग्री से फाइनल 600 kPa और 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालना है प्रॉपर्टी चेंज जो एयर की कंप्रेशन में, प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम एयर टेबल निकालना है, एंड एवरेज स्पेसिफिक हीट निकालना है। तो अगर प्रॉपर्टी टेबल है तो हमें सीधा S2 - S1 - R ln P2/P1 ले सकते हैं, क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है तो हमने ये P2/P1 लिया हुआ है, और चूँकि प्रेशर पता ही है, और ये S2 - S1 जो कंडीशन है वो टेम्परेचर पे दी हुई है, टेम्परेचर भी दी हुई है, तो आप सीधा A17 से आप निकाल सकते हैं ये टेबल। ठीक है, दूसरा जो है वो बताया कि एवरेज स्पेसिफिक है, तो इसमें हमने CP एवरेज ln T2/T1 ले लिया है, तो ये आपको T1 + T2/2 जो निकल के आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, इस पे हमें लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये S2 - S1 ये आपको A17 से मिलेगा, तो ये निकल के आता है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरफ से डेटा आएगा, जैसे हमने पहले कहा था, इस तरफ से डेटा जो आपका है ये निकल के आता है वैल्यू -0.3844 किलो जूल्स पर kg केल्विन, और ये CP एवरेज जो है ये हम टेबल A2B से लेंगे, CP एवरेज एयर का, स्पेसिफिकली एयर का, और जब हम लोग इंसर्ट करते हैं T2 और T1 और P2 और P1, तो ये वैल्यू निकल के आती है -0.3842 किलो जूल्स पर kg केल्विन। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, एक तो आपको A17 जो टेबल है इसको यूज़ किया, जो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको तो दिखा देता हूँ कि ये वाला इस टाइप के जो टेबल्स है वो A17 है, आपको मिल जाएगा बुक के एंड में। यहाँ से हमने S1 और S10 S12 निकाले। ठीक है, तो जैसे ये निकाला तो यहाँ से उसके बाद R आपने यूज़ किया, और ऑफ कोर्स प्रेशर दिया हुआ है 600 kPa डिवाइडेड बाई 100 kPa, तो यहाँ से ये वैल्यू निकली। दूसरे केस में क्या किया हमने, चूँकि हमें एवरेज स्पेसिफिक हीट निकालना था, तो हमने CP 37 डिग्री सेल्सियस पे निकाला,
और ln T2 और T1 बाकी जो प्रोसेस है इसमें वही किया और ये निकल के आया -3.3842 किलो जूल्स पर केल्विन। बहुत ही क्लोज है अगर ध्यान से दिया जाए, और इसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर आपका बहुत क्लोज है। तो टेबल भी यूज़ कर सकते हैं जो टेम्परेचर क्लोज है, या तो सीधा हीट एवरेज हीट कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था किस तरह से एंट्रोपी को समझा जाए, और हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का भी यूज़ किया समझने के लिए बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन को। फिर हमने एसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में समझा, और किस तरह से पर्टिकुलरली आइडल गैस को क्या रिलेशंस कैसे निकलता है, जो प्रॉपर्टी रिलेशंस हैं, पीवी के जो है आपका इक्वल टू कांस्टेंट है, इस टाइप के रिलेशन जो 3 हमने बताए वो काफ़ी वैल्यूबल हैं। वो उसके बारे में एग्जांपल के माध्यम से आप समझेंगे। और तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया। फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो वर्क रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।